दूध का एक ग्लास देखने में कितना सिंपल लगता है ना। पर सच तो ये है कि इसके पीछे साइंस और इंजीनियरिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। एक ऐसी दुनिया जो किसी जादू से कम नहीं। तो चलिए आज हम इसी दुनिया की सैर पर निकलते हैं। हाँ, कभी सोचा है इस बारे में कि जो दूध हम हर रोज पीते हैं वो सेफ कैसे रहता है? जवाब पता है, काफी हैरान करने वाला है। क्योंकि खेत से लेकर हमारे फ्रिज तक दूध की हर एक बूंद को सेफ रखने के लिए एक कह सकते हैं एक इनविजिबल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हर वक्त काम कर रहा होता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये पूरी तरह से सोची समझी जानबूझकर की गई इंजीनियरिंग का कमाल है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर असली चैलेंज है क्या। और मजे की बात यह है कि दूध की जो सबसे बड़ी खूबी है यानी उसकी पौष्टिकता, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। मतलब जो चीज उसे हमारे लिए इतनी फायदेमंद बनाती है वही उसे दूसरों के लिए यानी बैक्टीरिया के लिए भी बहुत आकर्षक बना देती है। जरा सोचिए इस बारे में, दूध तो बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट घर जैसा है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, डेयरी प्लांट का जो माहौल होता है ना, वो भी बहुत हार्श होता है। मशीनें हैं जो 24 घंटे चलती रहती हैं, जिससे टूट फूट होती है, टेम्परेचर लगातार ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर रोजाना पानी, भाप और तेज केमिकल से सफाई होती है। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती हैं। तो फिर इस मुश्किल चुनौती का जवाब क्या है? इसका जवाब है सैनिटरी डिजाइन। ये एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि भाई इक्विपमेंट को ऐसा बनाओ कि बैक्टीरिया को पनपने की, छिपने की जगह ही ना मिले। सीधी सी बात है, प्रॉब्लम होने के बाद उसे ठीक करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम को शुरू ही ना होने दिया जाए। अच्छा, तो ये सैनिटरी डिजाइन आखिर काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, सही मटेरियल चुनने से। इसे आप कह सकते हैं कि ये कंटैमिनेशन यानी कि गंदगी के खिलाफ हमारी डिफेंस की पहली दीवार है। और इस मैदान का जो निर्विवाद चैंपियन है वो है स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, ये बहुत मजबूत होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सतह इतनी चिकनी होती है कि कीटाणुओं को छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और मजेदार बात है, सारे स्टेनलेस स्टील एक जैसे नहीं होते। जैसे नॉर्मल पाइप्स और टैंक्स के लिए ASI 304 ग्रेड का स्टील चल जाता है, लेकिन जिन जगहों पर बहुत ही हार्श केमिकल से सफाई होती है वहां इस्तेमाल होता है ASI 316। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता है मोलिब्डेनम। यह मोलिब्डेनम इसे एक तरह का सुपर हीरो बना देता है, जो खतरनाक केमिकल्स के अटैक से भी इसे बचाता है। मतलब जैसा काम वैसा स्टील। और यही वो वजह है कि आज हमें हर जगह स्टेनलेस स्टील दिखाई देता है, ना कि एल्यूमिनियम, जिसके कैन्स कभी पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसकी सतह में छोटे छोटे छेद होते थे, जो बैक्टीरिया के लिए छिपने की बढ़िया जगह बन जाते थे। वहीं दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील एकदम चिकना होता है, उसे साफ करना बेहद आसान है। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो सही मटेरियल चुनना तो बस पहला कदम था। अब बात करते हैं डिजाइन की, मतलब बनावट की, क्योंकि इक्विपमेंट का शेप कैसा है ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और यहां पर मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, बैक्टीरिया के छिपने की हर मुमकिन जगह को जड़ से खत्म कर देना। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अंदर की तरफ कोई भी 90 डिग्री का कोना नहीं। क्यों? क्योंकि एक नुकीला कोना अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो बैक्टीरिया के लिए एक 5 स्टार होटल जैसा होता है। इसलिए डेयरी के हर इक्विपमेंट में अंदर की तरफ स्मूथ घुमावदार मोड़ दिए जाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है ग्रेविटी को अपना दोस्त बनाना। मतलब हर सरफेस, हर पाइप को हल्का सा ढलान दिया जाता है, ताकि सफाई के बाद पानी हो या दूध, उसकी एक बूंद भी कहीं रुकी ना रह जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पानी रुकेगा वहीं बैक्टीरिया अपनी पार्टी शुरू कर देंगे। और तीसरा प्रिंसिपल है परफेक्ट स्मूथनेस। मतलब जहां भी मेटल के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है यानी वेल्डिंग की जाती है, उसे इतना ज्यादा घिसकर पॉलिश किया जाता है कि वो जोड़ दिखाई ही न दे। पता है क्यों? क्योंकि एक बाल बराबर दरार भी लाखों बैक्टीरिया के लिए एक पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन सकती है। तो हमने अलग अलग पार्ट्स की बात तो कर ली, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़कर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। ये असल में पाइप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है,
जो दूध के लिए ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी नसें काम करती हैं। और हाँ, ये नेटवर्क ऐसे ही हवा में नहीं बन जाता। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग प्रोसेस है। सब कुछ एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट से शुरू होता है। फिर दूध के फ्लो के हिसाब से एकदम सही साइज के पाइप चुने जाते हैं। उन्हें ऐसे वेल्ड किया जाता है कि कोई जोड़, कोई दरार ना बचे। और आखिर में उन्हें मजबूती से सपोर्ट दिया जाता है ताकि कोई लीकेज ना हो। हर स्टेप पर परफेक्शन ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि ये सिस्टम कितना बड़ा होता है, तो अंदाजा लगाइए, एक सिर्फ 3 इंच का पाइप 1 घंटे में 36,000 किलो दूध हैंडल कर सकता है। 36,000 किलो। ये नंबर हमें बताता है कि ये पाइपलाइंस कितनी एफिशिएंट है और डेयरी ऑपरेशंस कितने बड़े स्केल पर होते हैं। चलिए, अब हम इस सफर के लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। पैकेजिंग से ठीक पहले दूध को बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है, और ये होता है विशाल टैंक्स और साइलोस में, जिन्हें हम दूध की ताजगी के मजबूत किले कह सकते हैं। और एक मॉडर्न मिल्क साइलो सिर्फ एक बड़ा सा डब्बा नहीं होता, ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इसके अंदर होती है पॉलिश स्टेनलेस स्टील की लेयर, बीच में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मोटी इंसुलेशन, और सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव कवच। इसका तला भी हल्का सा ढलान वाला होता है ताकि टैंक पूरा का पूरा खाली हो सके, और अंदर एक धीमी रफ्तार का पंखा घूमता रहता है ताकि दूध पर मलाई न जम जाए। अब सवाल यह है कि इन टैंक्स का इंसुलेशन कितना असरदार होता है। तो सुनिए, नियम यह है कि अगर एक टैंक पूरा भरा है तो 18 घंटे के अंदर उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, भले ही बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री ज़्यादा क्यों ना हो। है ना कमाल की बात। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, दूध के एक ग्लास पर। लेकिन अब उम्मीद है जब हम इस ग्लास को देखेंगे तो हमें सिर्फ दूध नहीं बल्कि उसके पीछे की वो सारी सोच, वो साइंस और वो इनविजिबल इंजीनियरिंग भी नजर आएगी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी सेफ्टी। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां सप्लाई चेन्स इतनी उलझी हुई हैं, फूड सेफ्टी को डिजाइन के जरिए पक्का करने का अगला पड़ाव क्या होगा? अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और भविष्य के इंजीनियर्स देंगे।